नमस्कार मित्रों। हम लोग अब जो नेक्स्ट पढ़ाई कर रहे हैं वो कर रहे हैं ट्वेल्थ हाउस के बारे में। तो ट्वेल्थ हाउस में मैंने आप लोगों को कारक तत्व बताए थे, इसके हम ट्वेल्थ हाउस से कौन कौन से विषयों को स्टडी कर सकते हैं। विषयों को स्टडी मतलब कौन कौन सी चीजें ट्वेल्थ हाउस से देख सकते हैं। ठीक है। और दूसरा हमने देखा था कि वहां पे चर चर स्थिर आदि राशियां हों या फिर वो किस तत्व की राशियां हैं, उनका क्या इफेक्ट होगा। आज हम कुछ ग्रहों को बैठा कर देखेंगे। ठीक है। तो जातक के चयन, सुस्त स्वभाव, कर्म आदि का विचार यहाँ से करेंगे। ट्वेल्थ हाउस के विषयों का विचार करेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट है, अगर किसी जातक की कुंडली के ट्वेल्थ हाउस में उच्च का ग्रह हो। ठीक है। उच्च का ग्रह होने का मतलब है कि ग्रह अपनी उच्च अवस्था में बैठ जाए, जैसे 4 नंबर में गुरुदेव हो जाए, 10 नंबर में मंगल देव हो जाए, 6 नंबर में बुध देव हो जाए, या 7 नंबर में शनि देव हो जाए, 1 नंबर में सूर्य देव हो जाए। ठीक है। 12 नंबर में शुक्र देव हो जाए, चंद्र देव हो जाए 2 नंबर में, सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि देव। ठीक है। तो इस तरह से ग्रह अगर ट्वेल्थ हाउस में उच्च के हो जाएं तो क्या मानना चाहिए कि, और एक और चीज कि इनके ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि भी हो जाए, शुभ दृष्टि भी हो जाए साथ में, तो ये एक बहुत उत्तम योग हो जाता है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि ट्वेल्थ हाउस के सभी पॉजिटिव रिजल्ट्स जातक को मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, वैसे तो हम जानते ही हैं कि अगर कोई भावेश अपने ही भाव में बैठता है या देखता है, भावेश अपने ही भाव को देखे, भाव को देखे, तो उस भाव को बल मिलता है, बल मिलता है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर ट्वेल्थ लॉर्ड ट्वेल्थ हाउस को देख रहा है तो बल मिलेगा। समझना चाहिए इस बात को भी। अच्छा, एक और सूत्र यहां पर आता है कि अगर ट्वेल्थ हाउस में बुध देव और शुक्र देव की युति हो जाए, या यहां पर ये आपस में बुध और शुक्र दृष्टि संबंध बना रहे हों। ये कैसे पॉसिबल है कि बुध देव यहां बैठ गए और शुक्र देव यहां बैठ गए और आपस में समसप्तक दृष्टि संबंध बना रहे हैं, तो भी जातक को उत्तम शैया सुख की प्राप्ति होती है। उत्तम शैया सुख की प्राप्ति होती है। ठीक है। देखिए यहाँ पर जो ये शैया सुख वो है, यानी कि अगर कोई इंसान चैन से सो पा रहा है ना, तो यानी कि उसको कोई खास चिंता नहीं है जीवन में। ठीक है ना। तो ये जो ट्वेल्थ हाउस में हम बार बार शैया सुख की बात करते हैं, तो इसका मतलब सेक्सुअल इंटीमेसी नहीं है। ये एक
तरीका है जीवन का कि आप अगर अच्छी नींद ले पा रहे हैं तो आपको चिंताओं की चिंता नहीं है। ठीक है ना। तो आप चिंताओं से देखिए, चैलेंजेस तो लाइफ में रहते ही हैं, लेकिन अगर आप अच्छी नींद ले पा रहे हैं तो आप उन चिंताओं से या उन चैलेंजेस से घबरा नहीं रहे। ठीक है ना। चलिए आगे देखें, थर्ड पॉइंट। अगर ये वाली स्थिति बनती है कि ट्वेल्थ हाउस में उच्च के ग्रह हैं, स्वग्रही हैं, मित्र ग्रही हैं, तो जातक परोपकारी होता है। जातक परोपकारी होता है। ये एक अच्छी, मतलब वो आध्यात्मिक होगा। और जो आध्यात्मिक व्यक्ति होगा वो क्या होगा, परोपकारी होगा। ठीक है। वो चाहेगा कि मेरा भी भला हो, दूसरों का भी भला हो। लेकिन अगर वही ट्वेल्थ हाउस में शत्रु क्षेत्रीय ग्रह हो गया, ठीक है, तो क्या होगा। या पाप ग्रह आ गए ट्वेल्थ हाउस में, पाप ग्रह हो, वो भी शत्रु क्षेत्रीय हो जाए, या फिर पाप ग्रह की दृष्टि आ जाए, तो क्या होगा। तो हमने बताया था ना कि ट्वेल्थ हाउस लेफ्ट आई का भी होता है, तो लेफ्ट आई में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, उस आंख में। ठीक। और जातक बिना मतलब इधर उधर घूमने वाला हो सकता है। उधर घूमने वाला हो सकता है। कहने का मतलब ये है, क्योंकि यह व्यय स्थान है, तो वो अपने टाइम को वेस्ट कर रहा है बिना पर्पस के, इधर उधर, मतलब कभी कहीं चला गया, कभी कहीं चला गया, और उसके पीछे कोई पर्पस नहीं है। ठीक है। तो बिना मकसद के, पर्पस के इधर उधर घूमने वाला हो सकता है, उल्टी आंख में प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखिए, क्योंकि हमें ये भी पता है कि ट्वेल्थ हाउस, सिक्स हाउस को पेट और पेट के निचले हिस्सों को कहते हैं ना, उसका सेवेंथ है। तो ये मान लीजिए कि पेट में गैस जैसी दिक्कतें भी देखी जा सकती हैं। ठीक है, आगे देखें। वो कह रहे हैं कि ट्वेल्थ हाउस में एक से अधिक, एक से अधिक शुभ ग्रह की युति हो। शुभ ग्रह की युति, तो आप समझ जाओ, शुभ ग्रह की युति हो रही है एक से अधिक वहां पर, तो क्या होगा। जातक धर्म परायण होगा, त्यागी होगा, और कृषि कर्म से जीविका चलाने वाला होगा। ठीक है। अब त्यागी कौन होते हैं। त्यागी वो होता है जो चीजों का त्याग करे, चीजों के साथ साथ अपने बुरे विचारों का भी त्याग करे। अब बात आती है कि अगर यहाँ पर ट्वेल्थ हाउस में दो ऐसे प्लैनेट्स बैठे हैं जो आपस में शत्रु हैं, शत्रु ग्रहों की युति, तो जैसे आप मान लीजिए मंगल और बुध की युति हो जाए, ठीक है, या यहीं पर दृष्टि संबंध हो जाए आपस में, तो व्यय जो होगा वो बढ़ जाएगा। व्यय बिना मतलब का बढ़ जाएगा। ठीक है, बिना मतलब का व्यय, तो इसका मतलब क्या आना चाहिए कि धन का नाश होगा। ठीक है ना। लेकिन वहीं पर शुभ ग्रहों की युति क्या कहेगी, शत्रु ग्रहों की युति तो धन का नाश कर रही है, लेकिन मित्र ग्रहों की युति अगर वहां हो गई
तो वहां पे धन संचय और धन की वृद्धि होगी। धन बिना मतलब का खर्च, यानी कि धन का नाश नहीं होगा। ठीक है। तो मेनली तो हमें किसी भी भाव से हमें शुभ फल मिलेंगे या अशुभ फल मिलेंगे, तो उस भाव पर प्रभाव कैसा है ये देख लेना चाहिए। शुभ प्रभाव है या अशुभ प्रभाव है। अब हम कौन से भाव की बात कर रहे हैं? 12th हाउस। तो आपको ये भी पता है कि 12th लॉर्ड अगर 6th हाउस या 8th हाउस में चला जाता है तो ये विपरीत राजयोग का निर्माण भी करता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं एक देख रही थी, योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली पर नजर डाल रहे थे हम लोग। तो ये योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली है। तो इनकी अगर हम 12th हाउस की स्थिति देखें तो यहाँ पे चर राशि है, जिसके स्वामी कौन है? चंद्रमा, शुभ ग्रह है। ठीक है। और यहाँ केतु बैठे हैं। और कोई दृष्टि शनि देव की दृष्टि है। और राहु केतु के एक्सेस, केतु देव तो है ही यहाँ। और कोई, अच्छा, इस हाउस के जो स्वामी हैं वो जाकर बैठ गए हैं कहाँ पर? 7th हाउस में। ठीक है। तो अपने से 8th आके बैठे हैं, लेकिन इनमें थोड़ी बैठे हैं अगर विपरीत राजयोग की बात करें तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ का स्वामी, पहले हाउस को ही देख लेते हैं। हाउस पीड़ा में है। तो अगर हाउस पीड़ा में है तो इनके गुप्त शत्रु होंगे। ठीक है ना। और शनि देव की दृष्टि है। तो केतु का कहते हैं ना 12th हाउस में, केतु मोक्ष का कारक है। केतु का जो नेचर है वो मोक्ष है, त्याग है। और ये चीजों को छोड़ना चाहता है। तो इनके अंदर वो वाली भावना योगी आदित्यनाथ जी को सब जानते हैं। दान और, ठीक है ना। तो ये चीजें आप सब जानते हैं इनके बारे में। तो केतु का इफेक्ट इनको गुप्त शत्रु तो देता है। अच्छा, इनका जो लॉर्ड है अपने से 12th बैठा है, और 12th में बैठ कर भी शनि से दृष्ट है, और ये भाव भी शनि से दृष्ट है। शनि से ये भी दृष्ट है, 10वीं दृष्टि से। ठीक है। और भाव भाव और भावेश दोनों ही शनि से दृष्ट है। शनि मित्र राशि के हैं। तो थोड़ा सा इसको 12th हाउस की अगर हम मेनली विवेचना करना चाहें तो भाव में ये तो दिखाई देता है कि इन्हें, देखिए, घूमने फिरने का इनका काम है। इधर उधर जाना, दूर दूर यात्रा का विचार ये लोग ये करते ही रहते हैं। अनेक तरह के शत्रुओं से घिरे रहते हैं। ये हाउस इनका कारावास भी हुआ इन्हें, संघर्ष भरी जिंदगी रही। तो किसी के भी जब आप चार्ट को देखो तो 12th हाउस को देखा जा सकता है। ठीक है। शनि की दृष्टि है। ठीक है। तो चीजों को समझने के लिए चार्ट के 12th हाउस को जरूर देखना चाहिए। धन्यवाद। 12th हाउस में ग्रहों की स्थिति को हम लोग समझ रहे हैं। तो यहां पर एक स्थिति बनती है कि अगर सूर्य, शुक्र और राहु तीनों हो जाए 12th हाउस में, तो आप लोग क्या कहोगे इस स्थिति के बारे में? कि अगर 12th हाउस में सूर्य, राहु और शुक्र की त्रियोग, त्रिग्रह योग बन गया,
त्रिग्रह योग बना, तो क्या कहोगे आप? देखिए, शुक्र और सूर्य जो है आपस में शत्रु हैं, और अगर ये शत्रु ग्रह बैठे हैं तो ये आपस में क्या करेंगे? विवाद पैदा करेंगे, और विवाद पैदा करेंगे तो धन को खर्च कराएंगे। ठीक है। और राहु तो वैसे भी षड्यंत्रकारी ग्रह है, तो पता ही नहीं चलेगा कि पैसा खर्च किस बात पे हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अगर 12th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति बैठते हैं, तो ये कैसा खर्चा करवाएंगे? टैक्सेशन में। ठीक है। या फिर आपने कोई कर्जा लिया हुआ है, तो कर्ज का ब्याज देना है आपने, उसमें खर्चा करवा देंगे। ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज देखी जा सकती है यहाँ पर, कि अगर 12th हाउस में चंद्रमा है, लेकिन चंद्रमा कमजोर है, कमजोर चंद्रमा है, तो प्रशासनिक दंड से धन व्यय होता है। ठीक है ना। चंद्रमा क्या है? एक राजसिक ग्रह है। ठीक है। तो ऐसे ही आप यहाँ पे भी ये समझिए कि शुक्र सूर्य ये जो है, ये विवाद में अगर धन खर्च करवा रहे हैं, तो यानी कि मुकदमे में हो सकता है ना, मुकदमे में धन खर्च हो सकता है। ठीक है। तो इन चीजों को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। तो अब जो नेक्स्ट हम लोग वीडियो बनाएंगे या पढ़ेंगे, उसके वो पढ़ेंगे हम अरिष्ट, अरिष्ट के बारे में। क्योंकि जो हम अरिष्ट देखते हैं वो 6 8 12 भावों से ही तो देखते हैं। ठीक है। तो अरिष्ट को भी हम 12th हाउस से जानने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।